हेलो मेरे गुलगुलों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया एकदम। तो हम फिर से सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट पार्ट लेके आ गए हैं आपके सामने। तो हमारे साथ बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, जिसके वजह से आपको पूरे अच्छे से समझ में आएगा। पूरा वीडियो देखते नहीं हो, थोड़ा देखते हो, जिससे आपको समझ में बिल्कुल नहीं आती। तो हम नेक्स्ट पार्ट लेके आ गए हैं। देखिए, आज का जो ये टॉपिक होने वाला है वो हम लोग उसमें कवर करेंगे क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल, इसको हम लोग आज कवर करने वाले हैं। बुझाइल ना बुझाइल? अब बुझाइल। क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल क्या होता है देखिएगा। पहला नंबर, इस वीडियो में हम लोग क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। उसका वाला जो आगे वाला जो पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। पहले देखते हैं बाबू कि क्रिस्टल लैटिस आखिरकार होता क्या है। इस वीडियो को एंजॉय करके देखिए और पढ़ाई को दिल से कीजिए, तो आपको हर एक काम बन जाएगा, ठीक है ना। अरे एक बात तो हमेशा आपसे कहता रहता हूँ कि जितना दिल किसी और के में लगाते हो, जितना दिल किसी लड़की के साथ लगाते हो ना, तो वो दिल जो अगर यहाँ लगाओगे तो बहुत अच्छा काम करेगा, 100% काम करेगा। 100% काम करने वाला है ये चीज़। अगर वो जो दिल है वहाँ पे लगा रहे हो, वो दिल इस पढ़ाई में लगा दोगे तो माय गॉड इतना अच्छा से काम करेगा, हर एक चीज़ पालोगे आप, ठीक है। देखिए, आपके दिमाग में जो चल रहा है, काश वहाँ पर घूमने जाते, यहाँ पर जाते, वहाँ पर जाते, उसका मैसेज आया कि नहीं आया, ओ आज हमको वो ब्लॉक मार दी, कब अनब्लॉक करोगी? ये बात जो आपके दिमाग में चल रहा है, उस बात को अभी कैंसिल कर दीजिए, दिमाग से अभी निकाल दीजिए उस बातों को, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल। क्योंकि अगर वो चीज़ जो कचरा जो दिमाग में आपका भरा हुआ है, वो चीज़ अभी भी आपके दिमाग में रहेगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तब मैं नहीं समझा पाऊँगा। इसी के लिए वो सारा चीज़ दिमाग से निकालिए और लग जाइए इसको समझने में, क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल। और आपको समझ में कैसे नहीं आएगा, मैं जो समझा रहा हूँ पूरे अच्छे से समझ में आएगा। इसी के लिए वीडियो देखिए और वो जो चीज़ आप अभी सोच रहे हैं दिमाग में, ये वो रिमूव कर दीजिए, रिमूव ही कर दीजिए, समझ रहे हैं ना। हाँ चलिए, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है और यूनिट सेल क्या होता है, पहले क्रिस्टल लैटिस क्या होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा बच्चा लोग, क्रिस्टल लैटिस क्या होता भाई, ये क्रिस्टल लैटिस। अच्छा, क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस। अब ये लैटिस पॉइंट आगे एक टर्म आने वाला है, वो भी मैं बताऊंगा कि लैटिस पॉइंट क्या होता है, वो भी मैं बताऊंगा अच्छे से। लेकिन पहले क्रिस्टल लैटिस क्या होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। अगर जो हमारा ये लैटिस पॉइंट होता है, अगर लैटिस पॉइंट को हम लोग अगर 3D अरेंजमेंट में, यानी रेगुलर 3D अरेंजमेंट में अगर हम उसको रखते हैं, हम बता रहे हैं आपको कि लैटिस पॉइंट आगे एक टर्म आने वाला है, वो मैं बताऊंगा। अभी आप समझ लो, लैटिस पॉइंट को अगर हम लोग रेगुलरली 3D यानी 3 डायमेंशनल में हम उसको लगाते हैं और उसके बाद जो है वो एक बहुत बड़ा सॉलिड का, एक बहुत बड़े सॉलिड का आकार ले लेता है, तो उसी को बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। नहीं समझ में आया? देखिए फिर से बता रहा हूँ। देखिए, बहुत सारा जो लैटिस पॉइंट होता है, अगर वो 3 डायमेंशनल में अगर जुड़ जाए, बहुत सारा लैटिस पॉइंट, आगे बताऊंगा लैटिस पॉइंट क्या होता है। बहुत सारा लैटिस पॉइंट, अभी लैटिस पॉइंट को आप एटम्स समझ लो, मॉलिक्यूल समझ सकते हो, तो वो सारा लैटिस पॉइंट अगर 3 डायमेंशनल में अगर जुड़ेगा तो उसको जुड़ने के बाद एक बहुत बड़ा सॉलिड बनेगा, ठीक है। तो उसी को तो बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस, उसी को बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। तो आइए इसका डेफिनेशन हम लोग पहले लिख लेते हैं। चलिए, क्रिस्टल लैटिस इज रेगुलर 3D arrangement
ऑफ लैटिस पॉइंट टू फॉर्म अ लार्ज सॉलिड। समझ में आया कि क्रिस्टल लैटिस वो होता है, अगर लैटिस पॉइंट को अगर हम लोग रेगुलर और 3D तो आपको बता चुके हैं, वैसे और क्लियर वे में आगे बताऊंगा कि लैटिस पॉइंट को अगर 3D में रेगुलर 3D अरेंजमेंट में अगर लगाते हैं तो उसके बाद वो लार्ज सॉलिड बन जाता है, तो उसी को क्रिस्टल लैटिस बोला जाता है। आया समझ में? आ गया समझ में? अच्छा जी, नहीं आया तो बैक कीजिए, दोबारा देखिए, समझ में आ ही जाएगा डेफिनेटली है। अरे भाई एक बात बता दीजिए, इस दुनिया में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। पहले माना जाता था कि चांद पर जाना, और ये तोरी का चांद पर, कोई कहता था ना कि हम चांद पे जाएंगे, या कोई साइंटिस्ट बोलता था कि चांद पे जाना संभव है, तो सब उसको पागल मानता था, कहता था कि चांद पे जाना संभव ही नहीं है। तो क्या चांद पर जाना अभी संभव है ना? है कि नहीं? चांद पर लोग गए भी हैं, संभव हुआ ना? सब समझता था कि ये हमारा जो मार्स है उस पर नहीं जा सकता है कोई, वहाँ पर भी गया ना, वहाँ पर भी यान तो गया है, स्पेसशिप तो वहाँ पे गया है। इसी तरह से अभी सब कह रहा है कि सूरज पे जाना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन फ्यूचर में सूरज पे भी जाएगा। यानी इस दुनिया में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। अगर चांद पे जाना संभव हो चुका है, मार्स पर जाना संभव हो गया, तो यार ये लैटिस पॉइंट, क्रिस्टल लैटिस को समझना कौन सी बड़ी बात है? यहाँ तक कि केमिस्ट्री को समझना कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। चांद पर जाने जितना थोड़ी ना मुश्किल है यार, बहुत ईजी है। चलिए देखते हैं आप। क्रिस्टल लैटिस समझ में आ गया होगा आपको, बहुत अच्छे से क्रिस्टल लैटिस समझ में आ गया होगा बच्चों। मेरे गुलगुलो समझ में आ गया, गुलगुलो। चलिए क्रिस्टल लैटिस आपको समझ में आ गया। अच्छा, क्रिस्टल लैटिस का कुछ बात आपको समझना चाहिए। जैसे मैंने एक बात किया था लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट क्या होता है देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, लैटिस पॉइंट को जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लैटिस पॉइंट क्या है, आप बहुत ध्यान से देखिए, आपको बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा लैटिस पॉइंट कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल present in a crystal lattice is known as lattice point. आया समझ में? कहने का मेरा मतलब है कि वो छोटा से छोटा पार्टिकल जो क्रिस्टल लैटिस में अगर प्रेजेंट होता है, यानी वो बड़े से क्रिस्टल लैटिस में अगर प्रेजेंट होता है एकदम छोटा पार्टिकल, तो उसी को लैटिस पॉइंट बोला जाता है। किसी बड़े यानी डायरेक्ट आप बोलो किसी क्रिस्टल लैटिस में अगर जो छोटा पार्टिकल अगर प्रेजेंट है तो उसी को लैटिस पॉइंट बोलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल, लैटिस पॉइंट क्या हो सकता है बाबू? लैटिस पॉइंट एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, आयंस हो सकता है, ये सारा हो सकता है लैटिस पॉइंट। आ गया समझ में? तो इतना बात पहले छापिए तो जल्दी से, उसके बाद हम लोग और सारा इसका कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं क्या है। पहले छाप लीजिए इसको। देखिए, इसके बारे में एक और बात बहुत फेमस है कि दीज लैटिस पॉइंट आर ज्वाइंड बाय अ imaginary lines to visualize a proper geometry। कहने का मतलब है, अभी मैं सारा बात आपको बता रहा हूँ, पहले इतना जान लीजिए कि ये जो लैटिस पॉइंट मैंने आपको बताया, ये लैटिस पॉइंट जो होते हैं यह इमेजिनरी लाइन से ज्वाइन होते हैं। ठीक है, इमेजिनरी लाइन से मतलब ये जो लैटिस पॉइंट होते हैं ये इमेजिनरी लाइन से ज्वाइन होते हैं। क्यों होते हैं भाई ज्वाइन?
विजुलाइज इससे जो है ना पूरे वह जो क्रिस्टल लैटिस होता है उसको विजुलाइज करना बहुत आसान हो जाता है। उसके ज्योमेट्री के बारे में डिस्कशन करना, पढ़ना, समझना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ, अभी उसका जो क्रिस्टल लैटिस है उसका मैं डायग्राम बनाऊँगा, उसके बाद आपको समझाऊँगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे, लैटिस पॉइंट बनाएंगे और उसको इमेजिनरी लाइन से जोड़ेंगे। और देखिए एक 3D अरेंजमेंट हम लोगों के सामने खुल के आता है। कैसे, देखिएगा, पहले हम लैटिस पॉइंट बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, फिर इसके बीच में मिडिल में 1 2 3 4 5 6, फिर इसके सामने 1 2 3 4 5 6, फिर इसके इस दोनों के बीच में यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये 6। अब हम इसको इमेजिनरी लाइन से जोड़ेंगे, क्योंकि इमेजिनरी लाइन से जैसे ही जोड़ेंगे तो ये 3D स्ट्रक्चर इसका बन जाएगा और उसके बारे में हमको, उसके ज्योमेट्री के बारे में उसको पढ़ना लिखना बहुत आसान हो जाता है। इसी के लिए हम लोग इसको अच्छे से विजुलाइज कर लेते हैं। जैसे ही हम इसको इमेजिनरी लाइन से जोड़ेंगे तो बहुत अच्छे से विजुलाइज हम लोग कर पाते हैं। इसी के लिए देखिए, ऐसे हम जोड़ेंगे, 3D बनाने के लिए इसको इमेजिनरी लाइन से इस तरह से जोड़ लेते हैं हम लोग, इस तरह से। देखते जाइए कैसे कैसे मैं जोड़ रहा हूँ, या खचाक ये देखिए कैसे, ये सटाक। देखते जाइए मेरे साथ, आप कॉपी पेन लेके ये बनाते जाइए, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में आपको ये पूरा बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, इसको इससे ऐसे, इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे, ये देखते रहिए मेरे साथ, देखते रहिए मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ, ये आप लोग देखते जाइए, समझ रहे हैं, देखते जाइए। फिर इसको ऐसे, इस तरीके से, अब इसको कनेक्ट कर दीजिए इस तरह से, ये देखिए कितना आराम से बन रहा है यह। ठीक है, इसको ऐसे इस तरीके से करते जाइए, हो गया, बहुत आसान था। तो ये जो है ना, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा क्रिस्टल लैटिस। इस पूरे को बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस, इसको हम क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। और ये जो बिंदी बिंदी जो आप देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लैटिस पॉइंट, इसको लैटिस पॉइंट बोलते हैं। और ये लैटिस पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं, तो ये एटम्स हो सकते हैं, नहीं तो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, नहीं तो आयंस हो सकते हैं, ये सारे चीज़ ये हो सकते हैं। और ये जो देख रहे हैं, यही तो है हाइपोथेटिकल लाइन, इसी को इमेजिनरी लाइन बोलते हैं, इमेजिनरी लाइन्स। तो इतना बात आपको समझ में आया। ये सारा चीज़ जो है ये ये क्रिस्टल लैटिस है। और ये जो आप देख रहे हैं, इस लैटिस पॉइंट के थ्रू ही दूसरे लैटिस पॉइंट को, एक लैटिस पॉइंट से दूसरे लैटिस पॉइंट को एक इमेजिनरी लाइन से जोड़ा गया है, ताकि ये 3D स्ट्रक्चर अपना ले और इसके बारे में स्टडी करना, इसके ज्योमेट्री को समझना, प्रॉपर ज्योमेट्री बनाना समझना बहुत आसान हो जाएगा। इसी के लिए हम लोग इसको एक इमेजिनरी लाइन से जोड़े हैं इस तरह से, तो ये क्रिस्टल लैटिस बन गया है। तो इतना बात आपको समझ में आ गया है। तो पहले इतना बात छाप लीजिए, तो पहले आराम से लिख लीजिए इतना बात पहले आप लोग। तो बच्चा लोग, आप ये पूरा चीज़ लिख लिए हैं, तो मैं इसको अभी मिटा रहा हूँ। लिख लीजिए, तो मिटा लेता हूँ। चलिए, हो ला 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 ला, ये पूरा बात आपको समझ में आ ही गया होगा बच्चा लोग। अब इतना कुछ आप पढ़ लिए हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई, आपको क्रिस्टल लैटिस बहुत अच्छे से समझ में आ गई, बहुत अच्छे से। अब देखिए, एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, ये हमारा देखिए, ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये इस तरह से कनेक्टेड है। यह क्या है, अभी आप बोलोगे सर ये क्यूब है। तो एक बात जान लीजिए,
चूंकि ये है यूनिट सेल, मैं आगे डिस्कशन करूंगा इसके बारे में, लेकिन फिलहाल में जान लीजिए ये क्यूब है और क्यूब में कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। जैसे आप ही जिस रूम में ये मेरा वीडियो देख रहे हैं उस रूम में 6 फेसेस होंगे। मान लीजिए कि यह जो रूम है वो एक क्यूब की तरह है, तो एक ये फेस होगा इधर वाला, एक इधर वाला फेस होगा, एक सामने वाला फेस होगा, एक इधर वाला फेस होगा, एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा। 6 फेस है। देखिए इधर एक फेस, ये दूसरा, ये तीसरा, एक पीछे वाला चौथा, एक ऊपर वाला पांचवा, एक नीचे वाला छठा, यानी एक क्यूब में 6 फेसेस होते हैं। इतना बात आपको समझ में आई? तो इतना बात आप समझ में आया तो बहुत ही बढ़िया। इसको पहले लेता हूँ मैं मिटा, ये समझाने के लिए बोला था मैं। और एक और बात आप ध्यान में रखिए कि अब हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट सेल क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट सेल। तो हम लोगों ने क्रिस्टल लैटिस पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे यूनिट सेल क्या होता है। यूनिट सेल, भाई यूनिट सेल क्या होता है अब वो जान लेते हैं। क्या होता है देखिएगा, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग 3D unit in a crystal lattice। इस बात को समझिए, क्रिस्टल लैटिस अब हम लोग बना के देखे थे ना अभी पीछे में, कितना बड़ा था ना, बहुत ऐसा लग रहा था कि बहुत सारा क्यूब एक साथ ही जुड़ा हुआ है उसके साथ। तो वो हमारा क्या था? क्रिस्टल लैटिस था। समझ रहे? क्रिस्टल लैटिस क्या है कि छोटा छोटा यूनिट सेल मिलकर एक क्रिस्टल लैटिस बनाता है और बहुत सारा क्रिस्टल लैटिस मिलके एक पूरा एक सॉलिड बनाता है। ये बात आपको समझना चाहिए। अब यूनिट सेल क्या है कि स्मॉलेस्ट रिपीटिंग 3D यूनिट इन अ क्रिस्टल लैटिस। वो जो क्रिस्टल लैटिस हम बनाए थे उसका जो सबसे छोटा यूनिट होता है वो अगर बार बार रिपीट हो रहा है 3D में, वो अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो वो जो उसका यूनिट है, वो उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वही क्या कहलाता है? यूनिट सेल कहलाता है। यानी स्मॉलेस्ट रिपीटिंग 3D यूनिट इन अ क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस में वो जो 3D यूनिट था, वो जो सबसे छोटा था, स्मॉलेस्ट था, वो जो 3D यूनिट था जो बार बार रिपीट कर रहा था, उसी को क्या बोलते हैं? यूनिट सेल बोलते हैं। ठीक है? अरे वो क्यूब जैसा नहीं था, वही तो था यूनिट सेल, एक कमरे के जैसा। तो ऐसे हम बना सकते यूनिट सेल को। ये देखिए इस तरह से, हो आ हा। ये देखिए कैसे बन रहा है, देखते जाइए। ये देखिए कितना आराम से बन गया। ये है भाई यूनिट सेल। यही ना क्रिस्टल लैटिस में यही ना बार बार रिपीट कर रहा था। 3D में तो ये था ही, और यही तो बार बार रिपीट कर रहा था, तो यही हो गया यूनिट सेल। और इसके चारों ओर क्या है? इसके चारों ओर ये छोटे छोटे क्या है? वो है लैटिस पॉइंट। चाहे वो तो एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, नहीं तो आयंस हो सकते हैं। अब आप ये देख लीजिए, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लाइन्स है कुछ। ये देखिए ये कुछ लाइन्स है इस तरह से, इसको एज बोलते हैं हम लोग। ठीक है? इसको एज नाम दे दिया गया है। भले ही हाइपोथेटिकल लाइन्स हम मान रहे थे उस समय से, लेकिन इसको अभी एज मानेंगे। यानी ये पैरामीटर्स होता है, ये एज है, ये सारा एज है। तो किसी भी यूनिट सेल में कितना एज होता है? तो एक बात जान लीजिए, एज तो 12 होंगे, वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे देखिए एंगल की मैं बात करूँगा अभी मैं एंगल यहाँ पे देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पे कोई भी अगर 3D है, कोई भी चीज़ अगर 3D है यानी 3 डायमेंशन में है, तो उसका कुछ ना कुछ हाइट होना चाहिए, कुछ ना कुछ लेंथ होना चाहिए, कुछ ना कुछ विड्थ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर ये चीज़ 3D में है तो इसका कुछ ना कुछ हाइट होना चाहिए। देख लीजिए इसका कुछ ना कुछ यहाँ से यहाँ तक लेंथ है, इसका कुछ ना कुछ विड्थ है ना, इसका कुछ ना कुछ विड्थ है यहाँ से यहाँ तक, और इसका कुछ ना कुछ यहाँ से देखिए यहाँ से हाइट भी है। इसी तरह से तो हम मानते हैं ये 3D में है, क्योंकि ये तीनों पैरामीटर्स इसमें है कि नहीं? तो मान के चलिए अगर ये हाइट है, इसको अभी मिटा लेता हूँ कुछ देर के लिए,
मैं ऐसे ही समझाने के लिए बताया था। देखते रहिएगा मेरे साथ, बने रहिए, समझ में आएगा। ये जो चीज़ हाइट है इसको हम मान लेते हैं ए, क्या मान लेते हैं इसको ए। ये जो इधर जा रहा है इसको मान लेते हैं सी और इसको मान लेते हैं बी। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर एक बात मैं लिख सकता हूँ, देयर आर 3 एजेस इन अ यूनिट सेल। ये जो यूनिट सेल होते हैं इसमें कितने एज होते हैं भाई? 3 एज होते हैं। मतलब एजेस की बात करें तो वो 3 ही होते हैं ना, एक यहाँ पे 2, यहाँ पे तीसरा 3, और यहाँ पे समझ में आया। और ये तीनों एज को हम लोग क्या क्या नाम दे दिए हैं? अभी हम इसका नाम दे दिए ए, बी, सी। ठीक है, अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो आपको बी, ए और बी के निकट में कुछ एंगल नज़र आ रहा है, यहाँ पे कुछ एंगल बनेगा। फिर देखिए ए और सी के निकट भी यहाँ पे कुछ एंगल बनेगा, और बी और सी के बीच में भी कुछ एंगल बनेगा। यहाँ आपको दिख रहा होगा। तो कितना एंगल बनेगा? तो मान लीजिए ए और बी के निकट, यानी ए और बी के निकट जो एंगल बनेगा उसको गामा मान लेते हैं, इसको हम गामा मान लेते हैं। और ए और सी, देख लीजिए ए और सी विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। ए और सी के बीच में देखिए यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, तो इसको हम मान लेते हैं बीटा, इसको हम मान लेते हैं बीटा। और देखिए बी और सी इसके बीच में भी एक एंगल बन रहा है, इसको हम मान लेते हैं अल्फ़ा। ठीक है, अल्फ़ा मान लेते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखे कि ये दोनों एंगल के बीच, ये दोनों ए और बी जो एज देख रहे हैं इसके बीच में एक एंगल बन रहा है, फिर ए और सी के बीच में भी एक एंगल बन रहा है, और बी और सी के बीच में भी एंगल बन रहा है। तो हम एक बात लिख सकते हैं, यहाँ पे एक बात हम लिख सकते हैं कि देयर आर 3 बॉन्ड एंगल, जल्दी जल्दी करेंगे हम, प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितने एंगल प्रेजेंट होते हैं भाई? 3 एंगल प्रेजेंट होते हैं, 3 बॉन्ड एंगल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये बात हमको समझ में आ गई, ये एज भी समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक बात समझना है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, दिख रहा है? यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना, तो यहाँ वाला बात यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए आप, ए और बी के निकट में, ए और बी के निकट में जो बन रहा है एंगल उसको गामा नाम दे दिया गया है। ठीक है, और ए और सी के निकट में एक जो एंगल बन रहा है इसको बीटा नाम दे दिया गया है। और यहाँ पे देखिए बी एंड सी के निकट में जो दे दिया एंगल बन अल्फा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि इसमें बॉन्ड एंगल, किसी यूनिट सेल में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 3 बॉन्ड एंगल्स होते हैं, तो मैं यहाँ पे बता दिया हूँ। तो इतना बात आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये जो यूनिट सेल में एज होते हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। ए बी सी नाम दे दिया गया है, और हर एक यहाँ पे देखिए ए बी और ए सी और बी सी के बीच में एंगल बनता है, और वो सारा एंगल्स का यहाँ पे मैं नाम दे दिया हूँ। यहाँ पे ये पूरा बात आपको समझ में आ गया। बॉन्ड एंगल्स कितने होते हैं किसी यूनिट सेल में? तो 3 बॉन्ड एंगल होते हैं। इतना बात समझ में आ गया। तो चलिए इसको जल्दी से लिख लीजिए। तो चलिए पूरा बात आप लोग लिख लिए हैं, तो इसको मिटाते हैं हम, और बहुत अच्छे से अभी पढ़ रहे हैं यूनिट सेल के कितने टाइप होते हैं, टाइप ऑफ यूनिट सेल। आराम से हम लोग देखेंगे, मज़ा आ रहा होगा आपको। ठीक है, मज़ा कीजिए, साथ साथ में पढ़ाई को लेवल पे रखिए। यूनिट सेल जो होता है, यूनिट सेल, इसके कितने टाइप होते हैं? तो इसके 2 टाइप होते हैं बाबू, एक प्रीमिटिव यूनिट सेल और एक नॉन प्रीमिटिव यूनिट सेल। एक होता है प्रीमिटिव यूनिट सेल, और एक को बोलते हैं नॉन प्रीमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, आराम से हम लोग चलते जाएंगे। देखिए इस प्रीमिटिव यूनिट सेल को हम एक और नाम से बुला सकते हैं, इसको सिंपल क्यूबिक सेल भी बुलाते हैं। ठीक है, सिंपल क्यूबिक सेल या सिंपल क्यूबिक सेल भी बुला सकते हैं, SCC। ठीक है, तो चलिए प्रीमिटिव यूनिट सेल क्या होता है कि सच यूनिट सेल, लिखिएगा, सच यूनिट सेल इन विच 8
lattice point, 8 lattice point present in the corners of the unit cell. किसी यूनिट सेल के कॉर्नर पे, समझिएगा बात को, किसी भी यूनिट सेल के कॉर्नर पे, जैसे आप जिस रूम में मेरा वीडियो देख रहे हैं उस रूम के कॉर्नर पर देखिए, उस रूम के कॉर्नर पे देखिए कितना कॉर्नर होगा, एक कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर, फिर तीसरा कॉर्नर, फिर इधर चौथा कॉर्नर, फिर उधर पांचवा कॉर्नर, छठा कॉर्नर, सातवां और आठवां। एक यूनिट सेल में कितने कॉर्नर होते हैं? आठ कॉर्नर होते हैं। तो कह रहा है किसी यूनिट सेल में अगर किसी यूनिट सेल के कॉर्नर पर अगर 8 लैटिस पॉइंट होंगे तो उसी को सिंपल क्यूबिक सेल बोल सकते हैं या प्रिमिटिव यूनिट सेल बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल दे देता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। यहाँ पे देखिए ये यूनिट सेल है और इस सारे यूनिट सेल के कॉर्नर पर देखिए लैटिस पॉइंट प्रेजेंट है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर किसी भी अगर किसी भी यूनिट सेल के कॉर्नर पे, मेरी बात को ध्यान दीजिए, किसी भी यूनिट सेल के अगर कॉर्नर पर 8 लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होगा और कहीं नहीं, सिर्फ किसी भी यूनिट सेल के सिर्फ अगर कॉर्नर पे, यानी 8 कॉर्नर पर अगर लैटिस पॉइंट प्रेजेंट है तो उसी को बोला जाता है प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, और इसको एक और नाम भी दे दिया गया है, इसको हम लोग सिंपल क्यूबिक सेल भी बोल सकते हैं, सिंपल क्यूबिक सेल भी बोल सकते हैं, या SSC सिंपल क्यूबिक सेल भी बोल सकते हैं। अब नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है ये भी देख लेते हैं, आराम से देखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत इजी भी है कि देखिए सच यूनिट सेल in which lattice point are present in the corner as well as other part of the unit cell। बात को देखिए क्या कहना चाह रहा है। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, ध्यान से देखिएगा, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल वैसा यूनिट सेल होता है जिसमें यूनिट सेल के कॉर्नर पर 8 लैटिस पॉइंट होगा ही होगा, ये तो फिक्स है, वो तो कंडीशन इसमें चाहिए ही चाहिए। यानी यूनिट सेल के कॉर्नर पे 8 लैटिस पॉइंट होना तो अनिवार्य ही है, वो तो होगा ही होगा। और उसके साथ साथ या तो उसके फेस पर भी हो सकता है लैटिस पॉइंट, उसके एज पर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। यानी कॉर्नर के साथ साथ उसके अगर फेस पर भी लैटिस पॉइंट है या कहीं कॉर्नर को छोड़कर कहीं और है तो वो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल हो जाएगा। अब इसका एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, पहले इतना लिख लो, आप जल्दी से लिख लो। तो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल का डेफिनेशन जल्दी से लिख लो आप, यानी कॉर्नर पर रहेगा ही रहेगा, उसके साथ साथ यूनिट सेल के कहीं भी अगर लैटिस पॉइंट मिल रहा है, यानी कॉर्नर पर तो होगा ही। देखिए बात को गौर कीजिए बाबू, कॉर्नर पर तो होगा ही लैटिस पॉइंट, उसके साथ साथ यूनिट सेल में कहीं भी लैटिस पॉइंट हो सकता है, तभी उसको बोलेंगे नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। लेकिन प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या था, यानी सिंपल क्यूबिक सेल में क्या था कि सिर्फ कॉर्नर पर ही लैटिस पॉइंट हो सकते हैं और कहीं नहीं। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, कॉर्नर पर होगा ही होगा और उसके साथ साथ यूनिट सेल में कहीं भी लैटिस पॉइंट, अगर कॉर्नर के अलावा भी अगर कहीं है लैटिस पॉइंट यूनिट सेल में तो वो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल होगा। जल्दी लिख लीजिए इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए लिख लिए हैं, चलिए वेरी नाइस। अभी लिख लिए हैं तो इसको मिटाते हैं और उसके बाद इसका डायग्राम बनाते हैं और तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए भाई जल्दी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए 2, यहाँ पे इसको इससे मिलान कर दीजिए, इसका इससे मिलन हो गया, इसका इससे मिलन हो गया, इसका इससे और इसका इससे मिलन हो गया। अब देखिए कॉर्नर पर तो 8 लैटिस पॉइंट है ही, यानी कॉर्नर पर तो 8 लैटिस पॉइंट है ही। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है ही। लेकिन क्या पता अगर कहीं उसके अलावा भी मान के चलिए यहाँ लैटिस पॉइंट है,
ठीक है, यहाँ लैटिस पॉइंट है, बीच में भी, कॉर्नर पर तो है ही, और उसके अलावा ये बीच में भी एक लैटिस पॉइंट है सेंटर में। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल का एग्जाम्पल हो जाएगा। यानी कॉर्नर के अलावा भी कहीं और लैटिस पॉइंट मिल गया तो वो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल हो जाएगा। अब नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल के बहुत सारे टाइप है, 3 टाइप है। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल का भी 3 टाइप होता है, वो सारा मैं अभी डिस्कशन कर रहा हूँ क्या है इसका 3 टाइप। पहले इतना छाप लीजिए, उसके बाद हम इसका डिस्कशन कर लेते हैं। पहले इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे हमारा जो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल जो होता है, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, इसके कितने टाइप होते हैं, इसके कितने टाइप होते हैं बाबू? तो इसके बाबू होते हैं हमारे पास 4 टाइप्स, 4 टाइप्स के होते हैं। एक इधर, दूसरा इधर जाएगा, तीसरा इधर कर लेते हैं और चौथा इधर कर लेते हैं, ठीक है। कोशिश करते हैं इसमें समेटने की। चलिए, वैसे तो नहीं होने वाला, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। एक होता है, पहला होता है बीबीसी, जिसको बडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल भी बोल सकते हैं, या यूनिट सेल बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगला होता है बीबीसी, आप नाम जान लिए। उसके बाद एफसीसी, जिसको हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल भी बोल सकते हैं। एफसीसी का मतलब होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ठीक है। उसके बाद आता है ईसीसी। अब मैं यहाँ 4 टाइप का क्यों लिखा हूँ मैं भी बता रहा हूँ। ईसीसी का मतलब होता है इंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ठीक है, या यूनिट सेल भी आप नॉर्मली बोल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद चौथा में आता है एज सेंटर्ड क्यूबिक सेल। चूंकि बाबू ये बात जो है एज सेंटर्ड के बारे में हम लोगों को एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, फिर भी अगर आप आईआईटी नीट कर रहे हो तो इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, इसी के लिए आप पढ़ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 4 टाइप के नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल होते हैं, एक बॉडी सेंटर्ड, एक फेस सेंटर्ड, एक इंड सेंटर्ड और एक एज सेंटर्ड होते हैं। क्योंकि इसको जो है ना एनसीईआरटी में नहीं दिया है, नॉर्मली 3 टाइप के ही होते हैं, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और इन सेंटर्ड। बारी बारी से पढ़ते हैं क्या होता है, फिर देखते हैं, ठीक है। बारी बारी से हम लोग देख लेते हैं। चलिए, ये बात आप लोग लिख लिए, चलिए बारी बारी से हम लोग पढ़ रहे हैं। सोच रहे थे इसी में कवर कर ले, लेकिन नहीं हो पाएगा, ठीक है। पहला हम लोग देख लेते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में क्या होता है वो देख लेते हैं। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल को यहाँ पे से खलास कर दीजिए, या अब देखिए क्या होता है कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में ये चीज होता है कि कॉर्नर्स पे जो लैटिस पॉइंट होते हैं, एलपी बोले तो लैटिस पॉइंट होते हैं, वो 8 होते हैं, ये बात ध्यान रखिए। और सेंटर में जो लैटिस पॉइंट होते हैं वो 1 होते हैं, ठीक है। ये बात को ध्यान रखिए, मैं डेफिनेशन नहीं लिखता हूँ, आप लिख लो अपने आप से कि सच लैटिस पॉइंट इन विच 8 लैटिस पॉइंट, फिर से मैं बोल रहा हूँ, सच यूनिट सेल इन विच 8 lattice points are present in each and every corners of the unit cell, and 1 lattice point is present at the center of the unit cell is known as body centered cubic cell. That's it, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जो है ना, इसको इससे जोड़ दीजिए, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे खचाखच जोड़ते जाइए आप लोग। मेरा डायग्राम सही से बन नहीं पाता है तो कोई माइंड नहीं करना है आप लोगों को, इस तरह से बन गया, ठीक है। एक यूनिट सेल रफली में बना दिया हो। अब इसके 8 कोनों पर तो आप देख रहे हैं कि भाई लैटिस पॉइंट है, और एक लैटिस पॉइंट इसके बीच में प्रेजेंट होगा, इसी को बोलते हैं बॉडी सेंटर, क्योंकि इसके बीच में है, यानी सेंटर में है, बॉडी में है।
इसी को लैटिस पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होना चाहिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का, यानी हर एक पॉइंट का जो डिस्टेंस होना चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का वो इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। मान के चलिए हमारा ये रूम है, जिस रूम में मेरा आप वीडियो देख रहे हैं वो रूम है, चारों मतलब 8 कोना पर क्या है, लैटिस पॉइंट है। उसके बीच में यानी उस कमरा के बीच में एकदम बीचों बीच में एक लैटिस पॉइंट रख देना है, ताकि हर एक कोना से हर एक कॉर्नर से जो उसका डिस्टेंस है, उस लैटिस पॉइंट का डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए। तब उस टाइप के यूनिट सेल को हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल यानी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें 8 कॉर्नर्स पे जो है लैटिस पॉइंट होते हैं और एक लैटिस पॉइंट उसके मिडिल में होता है, एकदम सेंटर में होता है, एकदम सेंटर में, ताकि चारों कोनों यानी 8 कोना से उसका जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा, एकदम बीच में होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई है। चलिए हमारा बॉडी सेंटर्ड खत्म हो गया है, अब आगे देख लेते हैं। बॉडी सेंटर्ड के बाद आता है हमारा फेस सेंटर्ड। क्या आता है हमारा फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, जिसको हम लोग FCC भी बोलते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। अब फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में क्या होता है भाई, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में 8 लैटिस पॉइंट जो है कहाँ पर होंगे, कॉर्नर्स पे होंगे, ठीक है, ये तो फिक्स ही है। और 6 लैटिस पॉइंट जो है फेसेस पे होंगे। हम अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे कि ये जो क्यूब होता है, एक यूनिट सेल होता है, उसमें फेस कितने होते हैं, यानी एक जो क्यूब होता है उसमें 6 फेस होते हैं। तो हर एक फेस पर अगर एक लैटिस पॉइंट होगा तो उसको फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल यानी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बोलेंगे। यानी 8 लैटिस पॉइंट कॉर्नर पर तो होंगे ही होंगे, उसके साथ साथ 6 लैटिस पॉइंट उसके अगर फेस पर होंगे तो वो कहलाएगा हमारा फेस सेंटर। जैसे मैं आपका इसका डायग्राम बना के दिखा दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ इस तरीके से देख लीजिए आप। ये रहा, 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 ये खचाक, ये मिल गया इससे, ये मिल गया इससे, ये मिल गया इससे, ठीक है, समझ में आ गया। ये यूनिट सेल बन गया, क्योंकि इसके 8 कोनों पर अभी क्या है, 8 कॉर्नर्स पे क्या है, लैटिस पॉइंट है। तो अभी ये SCC हुआ, यानी सिंपल क्यूबिक सेल हुआ। लेकिन हर एक सेल पर, हर एक फेस पर 1 2 3 4, अभी तो 4 फेस ही हुआ है। अब देखिए ये तो ऊपर वाला हो गया, इसके पीछे वाला देखिए, ये तो इसका ऊपर वाला हो गया, इसके पीछे में भी तो एक फेस होगा ना, तो यहाँ पे डाल दिया इस तरह से एक पीछे, ठीक है। अब ये तो हम इसका सामने वाला दिए, ये तो इसका हम सामने वाला दिए, लेकिन ये तो इसका नीचे वाला है, तो नीचे वाला पर भी तो एक होगा, तो इस तरह से ऐसे डाल दिए। तो 6 फेस पर सारा लैटिस पॉइंट हम लोग रख दिए हैं। यानी एक क्यूब में 6 फेस होता है और 6 फेस पर हम लोग लैटिस पॉइंट रख दिए। कैसे 6 फेस होता है, तो आप एक रूम में, जिस रूम में मेरा वीडियो देख रहे हैं उसको विजुलाइज कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। एक फेस आपके सामने, मेरे सामने एक फेस आपके कमरा का, एक आपके पीछे, फिर एक लेफ्ट में, ठीक है, एक राइट में, एक लेफ्ट में, फिर एक ऊपर, एक नीचे, हो गया 6 फेस। 1 2 3 4 5 6 हो गया। यानी एक क्यूब में 6 फेस होते हैं, और 6 फेस पर अगर लैटिस पॉइंट है तो उस तरह के यूनिट सेल को फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बोला जाता है। कॉर्नर्स पे होंगे ही होंगे लैटिस पॉइंट, कॉर्नर्स पर 8 कॉर्नर्स पर लैटिस पॉइंट होंगे ही होंगे। उसके साथ साथ अगर लैटिस पॉइंट फेस पर भी, यानी क्यूब के 6 फेस पर भी अगर लैटिस पॉइंट है तो उसको फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल बोलेंगे। आप अपने से डेफिनेशन बना लो इस तरह से। चलिए मैं बोलता हूँ, आप लोग लिख लेना, ठीक है, लिखिए कि सच यूनिट सेल इन विच 8 लैटिस पॉइंट आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एंड 6 लैटिस पॉइंट आर प्रेजेंट एट द फेस ऑफ यूनिट सेल इज नोन एज फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। इतना बात आ गया समझ में, तो फेस सेंटर्ड आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट। चलिए इसको मिटा लेते हैं हम लोग, चलिए लिख लीजिए। तो चलिए
फेस सेंटर्ड का भी बात खत्म हो गया है। फेस सेंटर्ड के बाद हम लोग बात करेंगे, फेस सेंटर्ड के बाद हम लोग बात करेंगे ईसीसी, यानी हम लोग बात करेंगे इंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल की। इंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल क्या होता है भाई? इंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लेते हैं। इंड सेंटर्ड में क्या होता है कि यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे 8 लैटिस पॉइंट एट द कॉर्नर ऑफ द लैटिस ऑफ द यूनिट सेल और 2 लैटिस पॉइंट at two lattice point at any of 2 opposite faces। ये क्या है ये भी मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखते रहिए। यानी 8 लैटिस पॉइंट कॉर्नर पर तो होगा ही, यूनिट सेल के कॉर्नर पर तो होगा ही होगा, और 2 लैटिस पॉइंट, क्या कितना? 2 लैटिस पॉइंट अपोजिट फेसेस पे होंगे। अगर एक लैटिस पॉइंट आप ऊपर में रख रहे हो, ऊपर में, तो एक नीचे में रखना होगा, एक दूसरे से अपोजिट रखना होगा, ये बात ध्यान में रखिए। अगर आप लोग लैटिस पॉइंट इधर रख रहे हो इधर वाले फेस पे, तो इधर वाले फेस के ठीक उल्टा इधर वाले फेस पर एक लैटिस पॉइंट आपको रखना पड़ेगा। चलिए मैं अभी आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऐसे 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 बन गया रे यूनिट सेल, बन गया रे यूनिट सेल। अब ये एसएससी बन गया है, यानी सिंपल क्यूबिक सेल बन गया है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बन गया है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, या सिंपल क्यूबिक सेल भी नॉर्मली बोल सकते हैं, ये बन गया है। अब यहाँ पे अगर आप एक यूनिट आप अगर यहाँ पे एक लैटिस पॉइंट यहाँ पे रख रहे हो और दूसरा लैटिस पॉइंट ठीक इसके नीचे रख रहे हो, तो ये फेस सेंटर्ड हो जाएगा, यानी एक दूसरे के अपोजिट लैटिस पॉइंट को रखना है। अगर आप यहाँ ना रखें, अगर आप यहाँ ना रखें, तो अगर आप यहाँ रख दिए तो ठीक इसके सामने यहाँ वाला ठीक इसके अपोजिट रखना है, यहाँ रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ भी ना रखें, तो अगर आप यहाँ रखे हैं यानी पीछे रखे हैं इसको पीछे, तो यहाँ इसको आगे रखना पड़ेगा। तो इसी टाइप को हम लोग बोलते हैं, इसी टाइप के क्यूबिक सेल यानी इसी टाइप की यूनिट सेल को हम लोग इंड सेंटर्ड यूनिट सेल यानी इंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल बोला जाता है। आई बात समझ में? यानी 8 लैटिस पॉइंट हर एक कॉर्नर पर रखना पड़ेगा, 8 लैटिस पॉइंट रखना पड़ेगा कॉर्नर्स पे यूनिट सेल में, और 2 लैटिस पॉइंट किन्हीं 2 अपोजिट फेस पे रखना पड़ेगा। अगर आप लैटिस पॉइंट अगर इधर रखते हैं तो ठीक इसका सामने इधर रखना पड़ेगा। अगर लैटिस पॉइंट अगर उस फेस पे रखते हैं सामने वाला फेस पे, तो ठीक इसके सामने इधर रखना पड़ेगा लैटिस पॉइंट। आया समझ में? यानी आप इंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल भी आप समझ गए। चलिए भैया ये भी समझ गए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। हाँ 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 तो इश्क मेरा आहा, मेरे को गाने नहीं आता फिर भी मैं गा रहा हूँ। चलिए अब लास्ट है हमारा एज सेंटर। चूंकि ये एनसीईआरटी में नहीं है फिर भी पढ़ने में क्या जा रहा है यार, पढ़ लो। एज सेंटर्ड क्यूबिक सेल क्या होता है भाई? एज सेंटर्ड क्यूबिक सेल ये देख लेते। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एज सेंटर्ड क्या होता है। 8 लैटिस पॉइंट एट द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल, यानी 8 लैटिस पॉइंट कॉर्नर पर तो होंगे ही होंगे, उसके अलावा 12 लैटिस पॉइंट एट द एज ऑफ द यूनिट सेल। अब एक और बात याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। एक यूनिट सेल में कितने एज होते हैं? तो 12 एज होते हैं। कैसे? हाइपोथेटिकल लाइन जो था उसी को ना एज कहते हैं। तो देखिए अभी हम बता रहे हैं कैसे। 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसको इससे जोड़िए, देखिए कैसे समझ में आएगा। ये खचाक या यू वू 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 वू
वू वू वू हो गया। अब देखिए हाइपोथेटिकल लाइन को ही एज बोला जाता था, तो गिनिए कितना है, 1 2 3 4, 4 इधर, 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है और 12 पर आप लेटिस पॉइंट रखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसी टाइप के सॉलिड को इसी टाइप के यूनिट सेल को क्या बोलते हैं, एज सेंटर, यानी 8 लेटिस पॉइंट। 8 लेटिस पॉइंट तो कॉर्नर पे हुआ है ही, 8 लेटिस पॉइंट सारे कॉर्नर्स पे होगा ही, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन उसके अलावा यूनिट सेल में 12 एज होता है, तो 12 एजेज पे हमारा एक हमारा लेटिस पॉइंट रख दिया जाएगा, तो वो कहलाएगा एज सेंटर्ड क्यूबिक सेल। इतना बात आ गया समझ में। तो आज का जो टॉपिक है बस इतना ही रखते हैं, बहुत टाइम हो गया है, बहुत ज़्यादा, वीडियो का लेंथ भी बढ़ गया है, ठीक है। तो इतना सारा आप लिख लीजिए, यही सारा टर्म था जो आज बताना था हमको, और आई थिंक आपको पूरा बात समझ में आया होगा। ठीक है बाबू, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।